हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है आगामी समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हमारे लिए आने वाले हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस। तो दोस्तों जल्दी से तैयारी में जुट जाइए। मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो RSSMB बोर्ड जो जैसे क्वेश्चन बनाता है उस लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होंगे दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले अपने चैनल के लिए और मैं इसी प्रकार मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जिन्हें कल्कि का अवतार मानते हैं दोस्तों, जो भी हुआ नहीं है, मानते हैं कि आगे जाके कल्कि का अवतार होने वाला है, जब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा उस समय। तो कल्कि का एकमात्र मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया था? तो दोस्तों जैसा कि आंसर में दिया है, जयपुर में बनवाया था, सवाई जय सिंह ने बनवाया था ये मंदिर जयपुर में। ये 10वें भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का एकमात्र मंदिर है। कौन सी देवी का मेला साल में 2 बार भरता है? तो दोस्तों कैला देवी करौली में जो माता है उनका मेला साल में 2 बार बढ़ता है। वैसे तो सभी देवियों का मेला साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन दोस्तों कैला देवी का लक्खी मेले बढ़ते हैं 2, वो दोनों के दोनों लक्खी मेले हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इस प्रकार पीछे में एक बार पूछा गया था कि कौन सी देवी का मेला साल में 2 बार बढ़ता है? तो दोस्तों कैला देवी करौली का लक्खी मेला 2 बार बढ़ता है। बाकी सभी देवियों का तो बढ़ता ही है, लेकिन कैला देवी का दोनों मेले ही लक्खी मेले हैं, बहुत बड़े मेले बढ़ते हैं दोस्तों। तो कैला देवी करौली इसका आंसर हो जाएगा। भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो SC ST दोनों में आती है और राजस्थान की है जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो SC ST दोनों में काउंट होती है दोस्तों सांसी, जो भरतपुर झुंझुनू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सांसी ऐसी जनजाति है दोस्तों राजस्थान की जो SC और ST दोनों में काउंट होती है। राजस्थान की कौन सी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता? राजस्थान की कौन सी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता? तो दोस्तों सासी, राजपूत और चारण जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। राजस्थान की कौन जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता दोस्तों? सासी, राजपूत और चारण जनजाति में आज भी विधवा विवाह नहीं होता है। जयपुर के राजा महाराजाओं के राज तिलक कौन सी जनजाति करती थी? जयपुर के जो राजा महाराजा थे उनके राज तिलक जो होते थे, राज्याभिषेक वगैरह, तो कौन सी जनजाति करती थी दोस्तों? तो मीणा जनजाति करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जनजाति में मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है? तो दोस्तों गरासिया सिरोही में जनजाति में जो मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है शव का। नेक्स्ट है, गरासियों में मृत्यु के बाद जो स्मारक बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? गरासियों में मृत्यु के बाद जो स्मारक बनाए जाते हैं दोस्तों वो हुर्रे कहलाते हैं। गरासियों में मृत्यु के बाद जो स्मारक बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हुर्रे कहलाते हैं। गरासियों में झुलकी किसे बोला जाता है? गरासियों में झुलकी किसे बोला जाता है? तो पुरुषों की कमीज को दोस्तों झुलकी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी जनजाति चक्री नृत्य करती है? तो दोस्तों कंजर जनजाति। राजस्थान की कंजर जनजाति की अविवाहित महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनकर ये नृत्य करती है, चक्री नृत्य। राजस्थान की कौन जनजाति? कंजर जनजाति की अविवाहित महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनकर ये नृत्य करती है। सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? दोस्तों सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? कोडिया माता सहरिया जनजाति की कुलदेवी है, कोडिया माता। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने साथ हमेशा कुल्हाड़ी रखती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों RSSMB बोर्ड ऐसे क्वेश्चन उठाता है जो आपने कभी शायद पढ़े नहीं हो। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने साथ हमेशा कुल्हाड़ी रखती है? तो सहरिया जनजाति जो 12 की जनजाति है वो हमेशा अपने साथ कुल्हाड़ी रखती है।
राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो श्राद्ध नहीं करती है? तो दोस्तों कौन सी जनजाति है जो श्राद्ध नहीं करती है? तो सहरिया बारा। सहरिया बारा में जो सर्वाधिक है पाई जाती है शाहाबाद में, वो जनजाति कभी श्राद्ध नहीं रखती है, सहरिया जनजाति। राजस्थान की कौन सी जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं? राजस्थान की कौन सी जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं? तो डामोर, सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक पाए जाते हैं, डूंगरपुर में भी। डामोर जैसे डूंगरपुर, सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसी महिलाएं, इसमें पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। डामोर जनजाति का ग्यारसी का रेवाड़ी मेला और छेला या झेला बावसी का मेला कहाँ पड़ता है? तो डूंगरपुर में पड़ता है। डामोर जनजाति का ग्यारसी का रेवाड़ी मेला और झेला या छेला बावसी का मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। मोताणा क्या है? मोताणा क्या है? एक प्रथा है दोस्तों, मौत पर दिया जाने वाला हरजाना ही मोताणा कहलाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लोकाई या कांदिया क्या है? लोकाई या कांदिया क्या है? तो दोस्तों मृत्यु भोज है ये। मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहा जाता है। लीला मोरिया क्या है? लीला मोरिया क्या है? विवाह पर किया जाने वाला नृत्य लीला मोरिया कहलाता है। ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़ उदयपुर को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तो कांतली सीकर 100 किलोमीटर। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली सीकर 100 किलोमीटर है। वैसे तो दोस्तों गग्गन नदी है, लेकिन ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से है जो राजस्थान में बहती है, कांतली सीकर वाली 100 किलोमीटर इसका दायरा है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी, जिसे मसूरदी भी कहते हैं, जैसलमेर के कोठारी गांव से भुज झील तक जैसलमेर तक जाती है। 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी हुई दोस्तों? कांकनी या मसूरदी नदी, जैसलमेर के कोठारी गांव से भुज झील जैसलमेर तक ही जाती है। 17 किलोमीटर लंबाई इसकी। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? तो दोस्तों ये पूछा भी गया था एक बार पटवारी में कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? तो साबी नदी पर जयपुर में स्थित है जोधपुरा की सभ्यता, और इसे अलवर का शोक कहते हैं। किसको? साबी नदी को। जोधपुरा सभ्यता को नहीं दोस्तों, साबी नदी को अलवर का शोक कहा जाता है, और जोधपुरा सभ्यता जयपुर की है साबी नदी पर। चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ है? चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ है? तो दोस्तों केशोराय पाटन में सर्वाधिक गहराई है इसकी। चंबल नदी सर्वाधिक गहराई केशोराय पाटन में आती है। विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया? तो दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं आज विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करके 1440 से 48 ईस्वी के मध्य ये 9 मंजिला इमारत बनवाई थी दोस्तों। इसकी 3 मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। तीसरी मंजिल पे 9 मंजिला इमारत है, लेकिन इसकी तीसरी मंजिल पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। यह 120 से 122 फुट ऊंचा स्मारक है विजय स्तंभ। ये 120 से 122 फुट ऊंचा स्तंभ है दोस्तों, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां लगी हुई है। हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसे मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो किसे हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ को कहा जाता है। 90 लाख खर्चा आया था दोस्तों इसे बनाने में। किसने बनवाया था? कुंभा ने 90 लाख खर्चा उठाया था इसके लिए। इसकी 9वीं मंजिल पर भी कुछ लिखा है दोस्तों, वो आगे मैं बताऊंगा इस पर क्या लिखा हुआ है 9वीं मंजिल पे। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ की ऐसी कौन सी इमारत है जिस पर एक भी मूर्ति नहीं है? तो दोस्तों 8वीं मंजिल इसका आंसर होगा। 8वीं मंजिल पे कोई भी मूर्ति नहीं है। इसका दूसरा नाम विष्णु ध्वज भी है।
इसका दूसरा नाम क्या है? विष्णु ध्वज है, क्योंकि कुंभा विष्णु भगत था, जो अपने हर निर्माण के आगे विष्णु जी की मूर्ति लगवाया करता था। इसके आगे भी है, क्योंकि इसके आगे भी ये मूर्ति लगी हुई विष्णु जी की, इसलिए इसे विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। तो दोस्तों इसके 9वीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, जो अत्रि और महेश ने लिखी है। जो अत्रि और महेश ने लिखी है, इसमें कुंभा की विजयों का उल्लेख है। इसमें कुंभा की विजयों का उल्लेख है। अत्रि और महेश को अभी कभी भी कहा जाता है। अत्रि और महेश को अभी कभी भी कहा जाता है दोस्तों। और इस विजय स्तंभ में दोस्तों 157 सीढ़ियाँ हैं। 157 सीढ़ियाँ हैं और इससे 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और जो 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इसकी थोड़ी सी बातें और थी दोस्तों, जो बीच में बताई है मैंने। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों इसे। एक मिनट दोस्तों, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसे। विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था दोस्तों? तो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करके 1440 से 1448 के मध्य यह 9 मंजिला इमारत बनवाई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था कुंभा ने निर्माण। ये 9 मंजिला इमारत है। इसकी 3वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, जो अरबी भाषा में। इसमें दोस्तों 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था विजय स्तंभ पर। ये 120 से 122 फुट ऊंचा है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसे मूर्तिकला का अजायबघर भी कहा जाता है। 90 लाख रुपए खर्चा आया था इस पर। इसकी 9वीं मंजिल पर भी कुछ लिखा है दोस्तों, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, कुंभा की विजयों का उल्लेख है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों। इसका दूसरा नाम विष्णु ध्वज है, क्योंकि कुंभा विष्णु भगत था, जो अपने हर निर्माण के आगे विष्णु जी की मूर्ति लगवाया करता था। इसके आगे भी एक विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है। इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है, जो किसने लिखी थी? अत्रि और महेश ने लिखी है। और अत्रि और महेश को अभी कभी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इसमें कुंभा की विजयों का उल्लेख है किसमें दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जो 9वीं मंजिल पर विजय स्तंभ की लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में किसने बनवाया? अब देखते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में दोस्तों। ध्यान रखना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में किसने बनवाया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण दोस्तों जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। ये 7 मंजिला है। वो कितने मंजिला था विजय स्तंभ? वो 9 मंजिला था। ये 7 मंजिला है और ये 75 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा दोस्तों? 75 फुट ऊंचा। वो कितना ऊंचा था दोस्तों? 120 से 122 फुट ऊंचा था। ये जैन धर्म से संबंधित है। जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन धर्म से संबंधित है। ये आदिनाथ ऋषभदेव का प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है। ये जो कीर्ति स्तंभ है ना दोस्तों, ये आदिनाथ जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है को समर्पित है, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये 12वीं शताब्दी में बना, ऐसे कुछ बुक्स में दर्शाया गया है। विजय स्तंभ के महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा का प्रतीक चिन्ह भी है, मतलब सिंबल या लोगो बना हुआ है। उस लोगो में विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो RBSC BSER है, उसके लोगो में। टोड विजय स्तंभ के बारे में क्या कहता है? विजय स्तंभ तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। दोस्तों ध्यान रखना, आजकल कथन निष्कर्ष वाले और कमेंट्स वाले जो क्वेश्चन सब ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर तो RSSB बोर्ड तो इनके पीछे पड़ा है दोस्तों। विजय स्तंभ तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है, ये टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने कहा था दोस्तों, रोम के टार्जन के समान बताया इसे। रोम के टार्जन के समान किसने बताया विजय स्तंभ को? फर्ग्यूसन ने। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा RP व्यास ने। दो ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि विजय स्तंभ के लिए ये कथन किसने कहा? तो RP व्यास ने कहा था। डॉक्टर सीमा राठौर ने कहा संगीत की भव्य चित्रशाला है। तो पूछा जा सकता है संगीत की भव्य चित्रशाला विजय स्तंभ के लिए किसने कहा है? तो डॉक्टर सीमा राठौर ने कहा है। डॉक्टर ओझा भी कुछ कहते हैं पौराणिक देवताओं का मूल्य कोश है। पौराणिक देवताओं का मूल्य कोश है, डॉक्टर ओझा ऐसे बोलते हैं विजय स्तंभ के लिए।
डॉक्टर गोपीनाथ जी कहते हैं लोक जीवन का रंगमंच है, लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं इसके बारे में। उपेंद्र भी बोलते हैं विष्णु ध्वज है, उपेंद्र से विष्णु ध्वज के नाम से पुकारते हैं। चावंड चित्तौड़गढ़ की राजधानी कितने समय तक रही? तो दोस्तों 28 वर्ष या 30 वर्ष तक रही। 28 वर्ष या 30 वर्ष तक रही। आरपीएससी के हिसाब से 28 वर्ष है। 1585 से 1613 से 1615 तक, तो 28 वर्ष आरपीएससी के हिसाब से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो याद रखना 28 वर्ष आरपीएससी ने माना है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो कितने वर्ष तक रही? 28 वर्ष तक। किकमारी क्या है? किकमारी क्या है? जब मीणा जनजाति पर संकट आता है तब ये रणघोष करते हैं किकमारी। तो मीणा जनजाति का रणघोष क्या है दोस्तों? किकमारी। भीलों द्वारा पहाड़ी और मैदानी भाग में की गई कृषि क्या कहलाती है? भीलों द्वारा पहाड़ी और मैदानी भाग में की गई कृषि क्या कहलाती है? पहाड़ी के ऊपरी भाग में कृषि चिमाता कही जाती है दोस्तों। पहाड़ी के ऊपरी भाग में जो कृषि की जाती है वो तो क्या कही जाती है? चिमाता। और मैदानी भाग में नीचे जो कृषि की जाती है वो दजिया कहलाती है दोस्तों। पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपके सामने, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। पहाड़ी के ऊपरी भाग में कृषि चिमाता कही जाती है, मैदानी भाग में नीचे जो कृषि की जाती है वो दजिया कहलाती है। भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गमेती। कई गांवों का मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है, तो भीलों का मुखिया क्या हो गया? गमेती। टापरा एक घर होता है भीलों का, उसे कहा जाता है कू। कई टापरा का समूह। टापरा एक घर होता है, कू होता है कई टापरों को मिला के, जो मतलब कई घरों को मिला के जो बनता है उसे कू कहते हैं। फला मोहल्ला कई कू का समूह, मतलब कई कू मिलकर जो बनाते हैं उसे मोहल्ला या फला कहा जाता है। पाल कई फला मिलकर बनाते हैं, कई फला मिलकर क्या बनाते हैं? पाल बनाते हैं। वो पाल का जो मुखिया होता है वो पाल भी कहलाता है। कई गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है, कई गांवों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। और जो भील जो तंग धोती पहनते हैं उसे देपाड़ा कहा जाता है दोस्तों। कुल देवता, भीलों के कुल देवता को वो टोटम कह के पुकारते हैं। शादी समारोह में सहयोग देना मेलनी प्रथा कहलाती है दोस्तों। शादी समारोह में जो कुछ सहयोग दिया जाता है किसी दूसरे के द्वारा या आस पड़ोस के द्वारा या अपने समुदाय के द्वारा, तो क्या कहलाता है? मेलनी कहलाता है दोस्तों। सापा या पगड़ी भील जो पहनते हैं या धारण करते हैं वो पोत्या कहा जाता है। नृत्य नेजा। नेजा क्या है? नेजा नृत्य है, नारियल तोड़ता है पुरुष, इसके अंदर क्या कर लेते हैं? नारियल बांध देते हैं और स्त्री उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती है। पुरुष नारियल, जो वीर पुरुष होता है, जो साहसी पुरुष होता है, वो नारियल तोड़ के दिखाता है अपने और अपने वीरता का परिचय देता है और स्त्रियों से मारती है। गौरी राई 40 दिन तक चलता है, ये नृत्य है। रक्षाबंधन के 2 दिन से प्रारंभ होकर दिन में खेला जाता है और शिव का रूप इसमें धारण करता है, उसे पूरिया कहा जाता है। शिव का रूप जो धारण करता है उसे पूरिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना, नेजा नृत्य तो नारियल तोड़ता है, इसमें पुरुष बता ही दिया उसके बारे में। गौरी और राई ये 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है जो रक्षाबंधन के 2 दिन बाद से प्रारंभ हो जाता है और ये दिन में ही खेला जाता है दोस्तों। कौन सा नृत्य दिन में खेला जाता है? गौरिया राई। शिव का रूप इसमें जो धारण करता है उसे पूरिया कहा जाता है। सूत्रधार गौरी नृत्य के पात्र है। सूत्रधार जो उसमें होता है वो उसे कुटकुटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटकुटिया। कविता बोलने वाला झामट्या कहलाता है। झामट्या। कविता बोलने वाला क्या कहलाता है? झामट्या कहलाता है। कविता दोहराने वाला खटखटिया कहलाता है दोस्तों। सूत्रधार कुटकुटिया और कविता दोहराने वाला खटखटिया कहलाता है। हाथी मना, हाथी पर बैठकर नृत्य विवाह के समय किया जाता है। हाथी मना नृत्य हाथी पर बैठकर नृत्य करना। पालीनोच। पालीनोच क्या होता है? विवाह के अवसर पर भील नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं पालीनोच। और साध नृत्य क्या है? धार्मिक नृत्य है साध नृत्य। पालीनोच क्या विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों? एक बार वो देखते हैं। खोयतू इनकी धोतू को कहा जाता है। कच्छाबू घाघरे को कहा जाता है। अटक गोत्र को कहा जाता है। पाखरिया
जो सैनिकों को मार देता है उसे पाखरिया कहा जाता है। दोस्तों एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भीलों के मुखिया को, कई गाँवों का मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। एक घर होते हैं उसे टापरा, कई टापरा मिला के कू बनाते हैं। और कई कू का समूह फला कहलाता है, इसे मोहल्ला कहा जाता है। और कई फला मिलकर पाल बनाते हैं, पाल के मुखिया को पाल भी कहा जाता है। कई गाँवों का मुखिया गमेती कहलाता है। तंग धोती देपड़ा होती है, कुल देवता टोटम है। शादी समारोह में सहयोग देने वाली प्रथा को मेलनी कहा जाता है। सापा या पकड़ी जो भील धारण करते हैं उसे पोत्या कहा जाता है। नेजा एक नृत्य है जिसमें नारियल तोड़कर पुरुष अपनी वीरता का परिचय देता है। गवरी राई 40 दिन तक चलता है और रक्षाबंधन के 2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाता है और दिन में ही नृत्य किया जाता है। और शिव का रूप इस धारण करने वाले को इसमें पूरिया कहा जाता है। और सूत्रधार को कुटिया कहा जाता है। कविता दोहराने वाले को खटिया कहा जाता है। कविता बोलने वाला झावटिया कहलाता है। हाथी मना, हाथी पर बैठकर नृत्य विवाह के समय किया जाता है। पाली नोच, विवाह के अवसर पर भील जो नृत्य करते हैं उसे पाली नोच कहते हैं। साध नृत्य धार्मिक नृत्य हैं। दोस्तों राजस्थान की कौन सी जनजाति में पति पत्नी दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथोड़ी जनजाति है दोस्तों, जो कोटड़ा, सरड़ा और झाड़ोल उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति में पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ शराब पीते हैं। कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस भी खाती है दोस्तों। और कोटड़ा, सरड़ा और झाड़ोल उदयपुर में ये सर्वाधिक पाई जाती है। महाराष्ट्र की मुख्य जनजाति है कथोड़ी जनजाति, ऐसा बोलते हैं। महाराष्ट्र से इसने प्रवेश किया उदयपुर में। फड़का, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे फड़का कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे फड़का कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी खोलरा कहलाती है। कथोड़ी जनजाति की जो झोपड़ी होती है वो खोलरा कहलाती है। नेता जो होता है उसे नायक कहते हैं, नायक कह के पुकारते हैं। और आराध्य देवी इनकी कंसारी माता है। कंसारी माता है आराध्य देवी। और आराध्य देव है डूंगरदेव और बागजी डूंगरदेव बागजी आराध्य देव है कथोड़ी जनजाति के। अर्जी गीत किसके द्वारा और किनके लिए लिखा गया था? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। नानक जी भील को बूंदी किसान आंदोलन से माणिक्य लाल वर्मा द्वारा लिखा गया था। ये अर्जी गीत किसके द्वारा और किनके लिए लिखा गया था? नानक भील के लिए माणिक्य लाल वर्मा द्वारा ये गीत लिखा गया था। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे ये, उनके लिए गीत लिखा गया था। कौन सा? अर्जी गीत। पंचछीड़ा गीत किस आंदोलन के समय गाया गया? पंचछीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के समय गाया गया था। पंचछीड़ा गीत। अजूमद खादिम उल इस्लामिक शोध संस्थान की मांग कहाँ उठी थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है। अजूमद खादिम उल इस्लामिक शोध संस्थान की मांग कहाँ उठी थी? अलवर में शासक जयसिंह के समय उठी थी। अलवर के शासक जयसिंह के समय नीमूचड़ा में इस संस्थान की मांग उठी थी। पंचपाना में कौन कौन सी तहसीलें शामिल थी? पंचपाना में कौन कौन सी तहसील शामिल थी? जो झुंझुनू में पंचपाना स्टार्ट हुआ था उसमें मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद। मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद। दोस्तों मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आते हैं मिलान चिन्ह वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सम्मिलित करने वाला। पंचनामा में कौन कौन सी तहसीलें शामिल थी? मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ और ढूंढलोद। डाबड़ा हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? डाबड़ा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? डीडवाना नागौर में मार्च 1947 में डाबड़ा हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जिसमें चुन्नीराम, रुघाराम, धन्नाराम, रामूराम और नंदराम ये 5 शहीद हुए थे। कौन कौन से दोस्तों? डीडवाना नागौर का प्रसिद्ध हत्याकांड है डाबड़ा हत्याकांड। ये 1947 में हुआ था मार्च महीने में, और जिसमें चुन्नीराम, रुघाराम, धन्नाराम, रामूराम, नंदराम शहीद हुए थे। महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रमी संवत 1597 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था कि बादल महल की जूना कचरी इमारत में हुआ रविवार के दिन। इतनी डिटेल है दोस्तों महाराणा प्रताप का। देखो 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ। विक्रमी संवत पूछे तो 1597 में कुंभलगढ़ दुर्ग में के बादल महल के जूना कचरी इमारत में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूना कचरी इमारत में रविवार के दिन हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे
विश्व की महान दीवार चीन की दीवार है, लेकिन भारत की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कौन है? कुंभलगढ़ की दीवार है, जो 36 किलोमीटर लंबी है। 36.5 भी कहीं मिल सकता है दोस्तों आपको। कुंभलगढ़ एक मिनट। कुंभलगढ़ राजस्थान इतिहास में प्रथम बार कब वो किसने जीता था दोस्तों? कुंभलगढ़ तो दोस्त 3 अप्रैल 1538 में शाहाबाद खान ने जीता था। कुंभलगढ़ राजस्थान के इतिहास में केवल एक बार ही जीता गया, वो भी किसके द्वारा? शाहाबाद खां के द्वारा 3 अप्रैल 1538 ईस्वी में जीता गया था। 3 बार आक्रमण किया शाहाबाद खां ने महाराणा प्रताप के समय यहाँ पे। राजस्थान की कौन सी रियासत ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो कोटा के हाड़ा शासकों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सज्जनगढ़ दुर्ग जो है उसे उदयपुर का मुकुटमणि दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में ही है। राजस्थान के दधीची के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान के दधीची के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी को जाना जाता है दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी को जाना जाता है। ये इनको दधीची सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था। ये उपाधि इनको किसने दी थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। राजस्थान के दधीची अर्जुन लाल सेठी है और उन्हें ये दधीची किसने कहा? सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा। जन जागृति के जननायक जनक कहा जाता है। जन जागृति के जनक कहा जाता है किसको दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी को। राजस्थान के लोकमान्य तिलक इन्हें रामनारायण चौधरी ने कहा। ये राजस्थान के लोकमान्य तिलक रामनारायण चौधरी है दोस्तों। जैन प्रचारक समिति का गठन किसने किया? जैन प्रचारक समिति का गठन किसने किया? तो दोस्तों जयपुर में किया था 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने। ये बम फैक्ट्री थी जैन प्रचारक समिति। अध्यापक इसके अंदर विष्णु दत्त दोस्तों। विष्णु दत्त जो अध्यापन का कार्य करवाते थे। शिक्षा की आड़ में दोस्तों ये वहाँ पे बम बनाने की शिक्षा दी जा रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ने के लिए। तो ये अर्जुन लाल सेठी थे जिन्होंने ये क्रांति स्टार्ट की। पाठशाला जैन प्रचारक समिति स्टार्ट की। 1907 में इसे अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वापस से इसे जयपुर लाया गया। फिर काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? अगस्त 1925 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट वेरी फेमस डकैती है। अगस्त 1925 ईस्वी में हुई थी। शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान वर्तमान नाम वनस्थली विद्यापीठ बहुत ही फेमस विद्यालय हैं बालिकाओं के लिए। विदेशी भी इसमें पढ़ने आते हैं दोस्तों। शांताबाई जीवन कुटीर संस्था वर्तमान नाम वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोक में है, संचालित है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो जोमनेर जयपुर के हैं के द्वारा स्थापित किया गया बालिका पाठशाला है दोस्तों। शांताबाई अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने ये खोली थी कुटीर और रत्ना शास्त्री इनकी पत्नी थी दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आता रहता है। जेंटलमैन समझौता एग्रीमेंट 1942 किन किन के मध्य हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 किन किन के मध्य हुआ? तो हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल जयपुर सरकार के मध्य हुआ था। जेंटलमैन समझौता एग्रीमेंट 1942 में किन किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल जयपुर सरकार के मध्य हुआ था दोस्तों। गुलाम नंबर 4 किन्हें कहते हैं? जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र, उन्हें गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। काशी का बाग सिक्कर से हैं ये, काशी के बाग सिक्कर से रहने वाले हैं। कौन? जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र गुलाम नंबर 4। नसीराबाद छावनी अजमेर को लूटने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो डूंगजी और जवाहर जी को, जो सिक्कर के थे उनको नसीराबाद छावनी अजमेर की है और अंग्रेजों की छावनी थी उसे लूटने का श्रेय जाता है डूंगजी और जवाहर जी जो राजस्थान के शहीद है। स्वतंत्रता बाबनो नामक ग्रंथ किसने लिखा? स्वतंत्रता बाबनो नामक ग्रंथ किसने लिखा? तेज कवि जैसलमेर गांधी जी को भेंट किया था इसे। स्वतंत्रता बाबनो जो ग्रंथ है गांधी जी को भेंट किया था तेज कवि ने, जैसलमेर के हैं, उन्होंने ये लिखा था। वेरी फेमस ग्रंथ है दोस्तों। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना है। ये लाइन भी तेज कवि ने ही कही है दोस्तों। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है,
हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना है। ये लाइन जो फेमस लाइन है दोस्तों, पूछ सकते हैं ये तेज कवि ने ही कही थी। जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसने लिखी? सागर मलगोपा। जैसलमेर के 30 दिनों जेल में जिंदा जला दिया गया था दोस्तों, बहरहमी से। जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें किसने लिखी है? तो सागर मलगोपा जैसलमेर लिखी है। इन्हें बहुत प्रताड़ना दी गई है तो प्रताप सिंह बारहट और एक सागर मलगोपा दोस्तों राजस्थान के। इन्हें अंग्रेजों द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया गया, बहुत ही यातनाएं सही है इन क्रांतिकारियों ने। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 की स्थापना कहाँ और किसने की? 1889 की स्थापना कहाँ और किसने की? ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास ने की है, दामोदर दास राठी ने। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 की स्थापना कहाँ और किसने की? तो ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी ने की है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की ये सीरीज पूरी होती है। इसी प्रकार मैं आगे क्वेश्चन लाता रहूँगा। वेरी हैंड रिटन नोट्स दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, खास करके अधीनस्थ बोर्ड जो एग्ज़ाम रहता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। नए जो चैनल पर जुड़े हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए अच्छे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाता रहूं। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।